हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हमारे इस जे एडवांस यूट्यूब चैनल पे बच्चों ओलंपियाड का एक ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चों। आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन। आई रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। अ मेटेलिक रॉड ऑफ द मास m and length l, thick line in the figure below, can slide without friction on two perpendicular wires. Thin line in the figures. सो बेसिकली ये जो दो परपेंडिकुलर वायर है ना, एक्स और वाई, ये दो कंडक्टिंग वायर है और इन पे बच्चों ये जो एक रॉड दिख रही है आपको, थिक लाइन जो है ना, एल लेंथ की एक रॉड है बच्चों, जो इस तरीके से रखी है, मेटल की रॉड है ये, ठीक है। एंटायर अरेंजमेंट इज लोकेटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ग्रेविटी का कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में है ही नहीं है, पूरा अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक रॉड रखी हुई थी, मेटेलिक रॉड है बच्चों, और ये स्लाइड कर सकती है इन दोनों लाइन के ऊपर। अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन बी एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक एग्जिस्ट करता है। द वायर हैव अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कंपेयर टू द रॉड हुज रेजिस्टेंस इज आर। सिर्फ रॉड का रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों, ये जो वायर है ना, जो एक्स और वाई वायर जो है, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा। Initially, the rod is along one of the wire so that one end of it is in the junction of the two ends. So initially बच्चों रॉड इस तरीके से रखी हुई है, एक्स वाली जो वायर है ना बच्चों, उसके along रखी हुई है, इसका एक एंड जंक्शन पे और दूसरा एंड बच्चों यहाँ पे एल डिस्टेंस पे होगा। सो सी द फिगर ए, इस वाले फिगर में जो दे रखा है, द रॉड इज गिवन एन इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा, कैपिटल ओमेगा, सच दैट इट स्लाइड विद इट्स टू एंड ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद द टू वायर and just come to rest in an aligned position with the other wire. Determine the capital omega. Neglect the self inductance of the system. So capital omega आप लोगों को पता करना है। आपने इसको ऐसे एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ दिया, तो ये वाला एंड इधर की तरफ जाने लगेगा, ये वाला इधर की तरफ जाने लगेगा, रॉड जैसे इस किसी एक मूवमेंट पे इस तरीके से आ जाएगी। जब रॉड वाई वाले वायर के पैरेलल हो जा रही है ना, उसी मूवमेंट पे रॉड रुक जा रही है। मतलब ना, आपने रॉड को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी और फाइनली क्या हो जा रहा है बच्चों, रॉड रेस्ट पे आ जा रही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होगा, यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। आप लोगों को ये कैपिटल ओमेगा बताना है कि ऐसा हो कि हम यहाँ पे इसको एंगुलर वेलोसिटी दें और ये इस ओरिएंटेशन में जाके रॉड रुक जाए, मतलब ना, दे आर आस्किंग दिस। तो थिंक अबाउट दिस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन, एंड तब उसके बाद अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो बात ये अलग होगी, है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको ट्राई कर सकते हो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। चलो भाई, अब मैं इसको तुम्हें सॉल्व करके बताता हूँ कैसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो बच्चों ये वाला जो कंफ्यूजन है ना, किसी बच्चे को ये नहीं रहना चाहिए कि ये वर्टिकल है। नहीं, वर्टिकल अरेंजमेंट है ही नहीं। जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लिया मैंने ना, यहाँ पे बच्चों एक वायर इस तरीके से रखा हुआ है और एक वायर बच्चों यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से दोनों वायर हो गए बच्चों ना। अब यहाँ पे जो रॉड है ना बच्चों, मान लो किसी मोमेंट पे इस तरीके से आ गई वो रॉड ना, ऐसे हो गई है, ये एंगल बच्चों थीटा के बराबर हो चुका है ऑलरेडी ना। रॉड की लेंथ एल के बराबर है, रेजिस्टेंस सिर्फ रॉड के पास है, ठीक है। ये जो वायर है ना बच्चों, एक्स और वाई जो वायर है, इनके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ दे रखा है, कोई ग्रेविटेशनल और सेल्फ इंडक्टेंस इसका कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो ही नहीं रहा। आपने इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दी थी, इस वजह से रॉड का ये वाला एंड ऊपर जाने लगा और ये मतलब एक तरीके से इस पर स्लाइड करना है, ठीक है। इसको इन दोनों पॉइंट जो है ना, एक्स और वाई के साथ कांटेक्ट में ही रहने हैं। ऑब्वियसली बात है, रॉड की लेंथ कांस्टेंट है तो इस वाले एंड को इधर आना पड़ेगा, ये वाला एंड इधर की तरफ जा रहा होगा। कुछ इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको पता करनी है कि चलते चलते फाइनली इस वाली लाइन के जैसे पैरेलल हो जाए ना रॉड, तो उसी मोमेंट में रॉड रुक जानी चाहिए। दे आर आस्किंग दैट, ओके। हाउ डू वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? देखो बच्चों, मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि पहले ये रॉड जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखी हुई थी, तो ये जो एक ट्रायंगल जो बन रहा है ना बच्चों, इसका एरिया पहले 0 था। बाद में मैं देख रहा हूँ कि ट्रायंगल का जो है ना शेप चेंज हो रहा होगा कंटिन्यूसली। ये वाला पॉइंट इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, ये वाला एंड इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, ये वाला इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। तो पहले बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया बढ़ेगा, पहले 0 था, बढ़ेगा। फिर जब रॉड बच्चों वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ना, तो ट्रायंगल का एरिया दोबारा 0 हो जाएगा। मतलब एरिया बढ़ा फिर उसके बाद 0 हो गया। तो बेसिकली अगर मैं इसे एक क्लोज लूप कंसीडर करूं, क्योंकि ये जो एक्स और वाई ये भी वायर है और ये भी एक मेटल का वायर, ये रॉड जो है ना ये भी वायर है, तो एक लूप बन गया ना मेरे पास, क्लोज लूप। तो मैं ये देख रहा हूं कि इस क्लोज लूप से फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये जो क्लोज लूप बनेगा ना बच्चों, ये वाला जो क्लोज लूप बनेगा, इससे क्या हो रहा है, इससे फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है।
और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो बच्चों इसमें करंट आएगा, इस वाले लूप के अंदर करंट आएगा, और करंट आएगा तो इस वाले वायर का रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट डेसिपेट होगी, और हीट डेसिपेट होगी मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी, बाहर से तो आ नहीं सकती। जो आपने स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी दे दी है वही काइनेटिक एनर्जी बच्चों हीट की फॉर्म में यहाँ पे डेसिपेट हो रही होगी, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। और फाइनली जब रॉड ऐसे आ जाएगी, ऐसे अलाइन हो जाएगी, जब थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी, उस मोमेंट में सारी काइनेटिक एनर्जी ये लूज कर चुका होगा। उस टाइम पे इसका ओमेगा, जिसका रेट ऑफ रोटेशन है बच्चों, खत्म हो चुका होना चाहिए। ये वाली बात क्लियर हो गई आप सब लोगों को? ठीक है, तो ये समझना है। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ही है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेंज लॉ यहाँ पे लगेगा बच्चों ना, लेंज लॉ का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो अब आप बोलोगे सर उसको कैसे पता करेंगे? तो देखो अब इसकी किसी भी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसी भी टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो देखो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो रेस्ट पे नहीं है ना, रॉड का कोई पॉइंट इंस्टेंट, मतलब कोई भी पॉइंट रेस्ट में नहीं है। रॉड का CTRM हो रहा है, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन दोनों तरीके का हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता करूंगा, और वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों कहाँ पे आएगी? एक काम करता हूं मैं इसको डॉटेड कर देता हूं। डॉटेड करने का हमारे पास यही तरीका है। तो यहाँ पे इस तरीके से बच्चों इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगी। कैसे पता करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी बॉडी के 2 पॉइंट की वेलोसिटी पता है तो उन दोनों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर 2 लाइन ड्रॉ करो, तो ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसके अबाउट ये मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। सो ओमेगा जो कि वेरिएबल होगा, मतलब ना जो ये एंगुलर वेलोसिटी है बच्चों, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मान लो इसके अबाउट ये रोटेट करिए इस मूवमेंट पे। ये पॉइंट खुद चेंज होता रहेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को ना। सो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, थोड़ी देर बाद ऐसे आगे जाएगा ना, तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से रोटेट करता हुआ हमें फील होगा ओमेगा। ये ओमेगा जो होगा ना बच्चों, यही तो डी थीटा बाई डी टी के बराबर भी होगा ना, डी थीटा बाई डी टी के बराबर भी होगा। एंगुलर वेलोसिटी पूरी रॉड की सेम होगी, डी थीटा बाई डी टी के बराबर भी होगा। जिस रेट से ही थीटा चेंज हो रहा होगा ना बच्चों, ये थीटा भी बच्चों चेंज हो रहा होगा। तो ओमेगा डी थीटा बाई डी टी ये सब आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट हो रखे होंगे। ये वाली बात यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी ना। ओके, तो अगर मैं इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी लिखूं, रॉड की काइनेटिक एनर्जी, तो वो आएगी बच्चों मेरे पास हाफ आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा वेरिएबल है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इसकी वेरिएबल होगी। ऑब्वियस बात है काइनेटिक एनर्जी घटेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इस रॉड के अंदर इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, ये और बता देना चाहता हूं बच्चों कि इस वाले पार्ट का जो फ्लक्स आएगा ना, फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा बी इंटू एरिया के बराबर होगा। अगर मैं एरिया लिखूं बच्चों, तो बी इंटू एरिया, एरिया आ जाएगा बच्चों हाफ, ये जो आएगा ना, ये वाली साइड एल कॉस थीटा आएगी, और ये वाली साइड जो आएगी ना बच्चों ट्रायंगल की, ये एल साइन थीटा के बराबर आएगी। तो बच्चों इसका जो फ्लक्स आएगा ना किसी भी टाइम पे, वो ये आएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 साइन 2 थीटा। ये होगा बच्चों इसका फ्लक्स किसी भी टाइम पे ना। ऑब्वियस बात है थीटा वेरी कर रहा है तो फ्लक्स वेरी करेगा। अच्छा देखो, फ्लक्स जो है ना, जब थीटा 45 डिग्री होगा ना बच्चों, उस टाइम पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और फिर उसके बाद थीटा जो है ना बढ़ने लगेगा ना, तो फ्लक्स घटते घटते 0 हो जाएगा। तो पहले बच्चों इसमें जो करंट है ना लूप के अंदर वो बढ़ेगा, और फिर करंट बढ़ने के बाद मैक्सिमम पहुंचने के बाद फिर घटने लगेगा। लेकिन करंट बढ़े या घटे, नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो इसका जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और बढ़ने के बाद फ्लक्स एक टाइम पे जाके बच्चों मैक्सिमम हो जाएगा। तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज जो ईएमएफ होगा बच्चों, जब थीटा 45 डिग्री होगा ना, उस टाइम पे ईएमएफ 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना इसका। तो थीटा 45 डिग्री होगा ना, उस टाइम पे ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो उस मूवमेंट पे करंट डायरेक्शन बदलेगा। तो करंट इसमें पहले स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, फिर बाद में अलग डायरेक्शन में होगा। लेकिन करंट अपनी डायरेक्शन बदले, उससे क्या फर्क पड़ना है? हीट तो बच्चों दोनों ही केस में डेसिपेट होगी। रजिस्टर के अक्रॉस हीट करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, वो तो आई स्क्वायर आर की रेट से हीट का लॉस कराता ही रहता है। तो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर ले बच्चों, करंट डायरेक्शन क्यों चेंज करेंगे वो वाली बात समझ में आई, क्योंकि d5/dt जो है ना बच्चों, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे इसका ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। पहले एरिया बढ़ेगा और फिर घटेगा, ठीक है। तो एरिया का जो मतलब जैसे d5/dt होगा ना, पहले पॉजिटिव होगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा d5/dt जो है, तो करंट ईएमएफ की डायरेक्शन बदल जाएगी ना, ठीक है। पर उसको मतलब करंट को मैं और भी चीजें बता के चल रहा हूँ आपको ना, ताकि आपका पूरा अच्छे से ईएमआई का एक ही क्वेश्चन से रिवीजन हो जाए ना। अल्टीमेटली दैट्स व्हाई यू आर विद अस ना ऑन दिस चैनल। तो बच्चों ये जैसे फ्लक्स आ गया हमारे पास ना, तो फ्लक्स से मैं बच्चों यहाँ पे ईएमएफ पता कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस में कितनी हीट डिसिपेट हो रही है वो पता कर सकता हूँ। ये कुछ मेरे को यहाँ से पता लग गया। काइनेटिक एनर्जी बच्चों ये हो गई।
अब प्रॉब्लम आती है काइनेटिक एनर्जी लिखूं कैसे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखूं, ये वाला। अब देखो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। अब एक बात बताओ, एक एक्सिस जब दे रखी होती थी और ऐसे एक रॉड रखी होती थी m मास की l लेंथ की एट एन एंगल थीटा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का क्या आता था, इस वाली एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, यही आता था। तो बच्चों मुझे जब इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है ना, तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा। एक ये वाली एक्सिस ले लूंगा, एक बच्चों ये वाली एक्सिस ले लूंगा। ये एंगल थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 साइन 90 माइनस का थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना बच्चों, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों जब इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दोगे ना, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ना, वो ml स्क्वायर बाई 3 के बराबर आ जाएगा। और लकीली दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन द थीटा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस रॉड इज ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंडिपेंडेंट ऑफ द थीटा। वाओ, है ना। तो अब मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इनटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा वेरिएबल होगा, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगी। ओमेगा ऑब्वियस बात है घट रहा होगा, है ना, स्लो होता जाएगा ना। घट क्यों रहा होगा बच्चों, बिकॉज यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, करंट हीट डेसिपेशन में हीट का डेसिपेशन हो रहा है। तो करंट पता कर लेते हैं बच्चों, d5/dt जो कि यहाँ से माइनस का d5/dt EMF होगा, जो कि बच्चों b इंटू एल स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 cos 2 थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई dt। ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास, माइनस भी लगा देना है चाहो तो, ठीक है, और उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब ना। तो बच्चों जो इसमें EMF आएगा ना, EMF दैट कम्स आउट टू बी बी एल स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 cos 2 थीटा के बराबर बच्चों हमारे पास EMF आ जाएगा। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो पावर आएगी ना बच्चों, वो EMF का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर आएगी। मतलब बी स्क्वायर एल की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे 4 आ जाएगा 4r, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास रजिस्टर के अक्रॉस पावर। ये जो पावर होगा, क्या ये माइनस का dk/dt के बराबर होगा या नहीं होगा बच्चों। जिस रेट से एनर्जी डेसिपेट हो रही है रजिस्टर के अक्रॉस, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी उसी रेट से घट रही होगी जिस रेट से हीट डेसिपेट हो रही होगी, है ना। अब यहां से dk/dt करते हैं बच्चों ना पता, तो dk/dt जो आएगा ना बच्चों, ये ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई dt बन जाएगा हमारे पास। आप बोलोगे हाँ सर, इसको काट दो बच्चों, 3 बन जाएगा। इन दोनों को बच्चों बराबर कर देते हैं, तो माइनस के साथ बराबर करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा ml स्क्वायर ओमेगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। नीचे एक 3 और आ रहा होगा। दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल का पावर 4 ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4r। ये बन गया हमारे पास। एक तो देखो एल स्क्वायर से इसको काट देंगे, एल स्क्वायर टाइम्स कटेगा, ठीक है। अगले पेज पे जाना पड़ेगा हमें ना, एक ओमेगा कट जाएगा यहाँ से ना। चलो यहाँ पर नहीं काटते, मैं अगले पेज पे बच्चों इसको लिखता जा रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों मैं ओमेगा डी ओमेगा को रखूंगा और एक ओमेगा को काट देंगे, तो यहाँ एक ओमेगा बचेगा। चलो अगले पेज पे मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख ही लेता हूँ। तो ml स्क्वायर ओमेगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई dt डिवाइडेड बाई 3, देखो सही लिखा है क्या मैंने ये वाला, ml स्क्वायर ओमेगा डी ओमेगा बाई dt डिवाइड बाई 3, बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे एक माइनस और था। दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4r, यही है ना, डिवाइडेड बाई 4r, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास एक्सप्रेशन। अब इसमें इंटीग्रेशन वाला फंडा है। एक तो ओमेगा से ओमेगा काट देंगे, एक एल स्क्वायर से बच्चों इसको काट के एल स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। एक dt को मैं इधर ले जाऊंगा, तो ओमेगा dt जो होगा ना वो डी थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो बनेगा अपने पास डी ओमेगा, तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, है ना, माइनस का डी ओमेगा। 3 उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों 3 डिवाइडेड बाई 4 बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा डी थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई m इंटू आर। ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चों हमारे पास ना, ऐसा कुछ बन रहा होगा। अब इसका करेंगे बच्चों हम इंटीग्रेशन। हमें कहेंगे जब थीटा की वैल्यू 0 थी तब ये कैपिटल ओमेगा के बराबर था। जब थीटा की वैल्यू π/2 के बराबर हो जाएगी तब ये ओमेगा 0 हो जाना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो यहाँ से आएगा बच्चों 0 माइनस का कैपिटल ओमेगा,
ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 3/4 बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एम इंटू आर कॉमन आ जाएगा, और इसको कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे बच्चों 1 प्लस का कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना 0 से π/2 तक, इंटीग्रेशन में इस वाले पार्ट का तो 0 हो जाएगा, 1/2 का इंटीग्रेशन वो π/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो कैपिटल ओमेगा आएगा ना बच्चों वो 3/16 बी स्क्वायर एल स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई एम इंटू आर के बराबर आ जाएगा। ये बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आ जाता है। तो मजेदार क्वेश्चन था ना, लेंज लॉ का बहुत ही बेहतरीन सा एक एप्लीकेशन था बच्चों। हर मोमेंट में आपने जिस तरीके से काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसमें रोटेशन का भी बहुत अच्छा रिवीजन हो गया अपना ना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब तो यार ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे इस वाले चैनल पे आपको ना। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।